हेलो एवरीवन, अपन 12वीं क्लास का जो सिलेबस स्टार्ट करेंगे एनसीईआरटी का। आप जानते हो कि आरबीएसई अभी जो बुक्स हैं वो चेंज हो गई हैं, अभी एनसीईआरटी आपको पढ़नी पड़ेगी। तो आज अपन एनसीईआरटी का जो पहला जो टॉपिक है वो लेंगे अव्यय है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। बेटा अव्यय जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, एक तो आ और दूसरा जो शब्द है वो कौन सा है, व्यू है। आ का जो अर्थ है वो आयताकार होता है यानी रेक्टेंगुलर, और जो व्यू है उसका अर्थ होता है व्यवस्था। व्यवस्था का मतलब एरी, या अपन रचना भी इसको बोल सकते हैं कि जो आयताकार जो व्यवस्था है, आयताकार जो रचना है, उसी को अपन क्या बोलेंगे, अव्यय है। अव्यय को इंग्लिश में बोलते हैं मैट्रिक्स। अपन एनसीईआरटी में ज्यादा तो इस्तेमाल करेंगे वो मैट्रिक्स शब्द का करेंगे, अव्यय शब्द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। यदि आपको कोई भी क्वेश्चन दिखेगा तो उसमें आपको अव्यय दिखेगा, लेकिन अव्यय बोलने में थोड़ा सा एक अलग सा सिस्टम होता है। मैट्रिक्स को अपन आसानी से बोल सकते हैं। तो जो अपना जो मेन जो टॉपिक है जो स्टार्ट कर रहे हैं अपन, अव्यय है, वो कितने शब्दों से मिलकर बना है, दो शब्दों से, आ प्लस व्यू है। आ का मतलब होता है आयताकार रेक्टेंगुलर, और व्यू का मतलब होता है व्यवस्था। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि जिस टॉपिक को अपन पढ़ रहे हैं वो एक आयताकार व्यवस्था है। आयताकार का मतलब जो अपन आगे समझेंगे आयताकार क्या है। तो वास्तव में जो इस दोनों शब्दों को यदि मिलाकर अपन इसकी परिभाषा की बात करें तो कुछ संख्याओं की, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप सभी जानते हैं संख्या ही काम में आती है या फिर फलन काम में आते हैं, कुछ संख्याओं की पंक्तियों यानी रो में एवं स्तंभों में यानी कॉलम में सुनिश्चित आयताकार व्यवस्था को क्या कहेंगे अपन, एक मैट्रिक्स यानी क्या बोलेंगे, अव्यय है। इसका अर्थ यह हुआ कि अपन कोई भी मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं होती हैं, चाहे वो रियल नंबर हो यानी वास्तविक संख्या हो या फिर सम्मिश्र संख्या हो। आपने 11वीं क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ा है और समझा भी है। तो यदि अपन कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करें या फिर कौन सी संख्या की बात करें, रियल नंबर। आगे एक पॉइंट और आएगा, एरो के चिन्ह में मैं आपको बता दूंगा कि मैट्रिक्स के अंदर जो संख्याएं जो लिखी जाती हैं वो वास्तविक भी हो सकती हैं और कौन सी हो सकती हैं, कॉम्प्लेक्स यानी सम्मिश्र भी हो सकती हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर के अलावा कोई संख्या नहीं होती है, क्योंकि मैथमेटिक्स में जितनी भी संख्याएं होती हैं वो सभी की सभी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं। कॉम्प्लेक्स का ही एक पार्ट होता है वास्तविक संख्या। इसका मतलब यह हुआ कि आप कोई भी संख्या लो और उन संख्याओं को किसमें, या तो पंक्तियों में या फिर किसमें, स्तंभों में, यदि आप एक सुनिश्चित तरीके से यदि उसके एक आयताकार व्यवस्था बना दोगे तो उसी का क्या नाम होगा, एक मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बना के बता देता हूं। जैसे मैंने आपकी क्लास आज 9 तारीख की क्लास है, तो जैसे 9, 6 और 2021 राइट है। मैंने कुछ संख्याएं ली, मैंने उनको पंक्तियों में लिख दिया। ये जैसे पहली पंक्ति है R1, R का मतलब रो, रो का मतलब पंक्ति। ये दूसरी पंक्ति है R2, और ये कौन सी पंक्ति है, ये तीसरी पंक्ति है R3। ये एक स्तंभ है, स्तंभ को बोलते हैं कॉलम यानी C1, और ये हो गया C2 राइट है। यदि इन संख्याओं को मैंने पंक्तियों में और स्तंभों में लिख दिया, आप सभी जानते हैं मैथमेटिक्स में जितने भी सिंबल होते हैं वो कभी हिंदी में नहीं लिखे जाते हैं, वो सभी इंग्लिश में लिखे जाते हैं। तभी तो मैंने लिखा है रो और कॉलम। मैंने कुछ संख्याएं लिखी, 9, 6, 2021 यानी 9, 6 ये पहली पंक्ति है, 2, 0 ये दूसरी पंक्ति है, 2, 1 ये तीसरी पंक्ति है। ये पहला स्तंभ है, 9, 2, 2 यानी 9, 2, 2, 6, 0, 1। यदि इन संख्याओं को मैंने पंक्तियों में, स्तंभों में लिख दिया और इसको एक विशेष प्रकार के ब्रैकेट में बंद करके लिख दिया, विशेष प्रकार का मतलब अभी आगे मैं आपको समझाऊंगा, इसका मतलब ये कि मैट्रिक्स है राइट। नेक्स्ट, इसका मतलब यदि जिस चीज की अपन बात कर रहे हैं मैट्रिक्स, वो एक सामान्य एक आयताकार व्यवस्था है। आयताकार का मतलब पंक्ति और स्तंभों में। अब इस आयताकार व्यवस्था को अपन बंद किस में करेंगे, जो भी मैंने आपको एक ब्रैकेट बताया था उसकी बात करेंगे। तो इस आयताकार व्यवस्था को प्राय छोटे कोष्ठक, जो छोटा कोष्ठक होता है, मैंने यहां चिन्ह बना भी दिया है, या फिर बड़े कोष्ठक या विशेष प्रकार के ब्रैकेट। एक विशेष प्रकार का ब्रैकेट है, तो छोटा आपको नजर आ रहा होगा, साइड में बना देता हूं। विशेष प्रकार का ब्रैकेट ऐसे होता है, इसके अंदर जैसे 9, 6, 2, 0, 2, 1। यदि इस विशेष प्रकार के ब्रैकेट के अंदर मैं लिख दूंगा, इसका मतलब एक मैट्रिक्स है। याद रहे अपन 12वीं क्लास में जिस कोष्ठक का इस्तेमाल करेंगे वो कोष्ठक, ये कोष्ठक है जिसको अपन बोलते हैं बड़ा कोष्ठक। याद रहे
छोटे कोष्टक और एक विशेष प्रकार का जो ब्रैकेट है, अपन इन दोनों का प्रयोग 12वीं क्लास में नहीं करेंगे। लेकिन याद रहे, आपको जैसे ही 12वीं क्लास के बाद में जैसे कॉलेज में या फिर मैट्रिक्स की विशेष प्रकार की आप बुक पढ़ेंगे तो याद रहे वहां आपको बड़ा कोष्टक कब नजर आएगा, आपको छोटा कोष्टक और एक विशेष प्रकार का ब्रैकेट ये आपको नजर आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि बड़ा कोष्टक ही इस्तेमाल किया जाता है, वो डिपेंड करता है कि आप जैसे अपन 12वीं क्लास को पढ़ेंगे तब तो बड़े कोष्टक का इस्तेमाल करेंगे, छोटे कोष्टक का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन 12वीं क्लास के बाद में जैसे मैट्रिक्स की विशेष प्रकार की कोई ऐसी बुक अपन पढ़ें जो केवल मैट्रिक्स के बारे में हो तो वहां आपको छोटा कोष्टक और बड़ा कोष्टक नजर आ सकता है। आगे अपन बात करेंगे कि जब मैट्रिक्स को अपन देखेंगे, क्योंकि ये तो आप जानते हैं मैट्रिक्स एक साधारण व्यवस्था है। कौन सी? आयताकार, रेक्टेंगुलर जो एरी है यानी आयताकार जो व्यवस्था है वही को अपन क्या बोलेंगे? एक मैट्रिक्स बोलेंगे। तो उसको लिखेंगे कैसे अपन? यदि कोष्टक के अंदर उसको लिखेंगे, किसको? संख्याओं को। और संख्याओं को जब कोष्टक के अंदर लिखेंगे तो आपको नजर कैसे आएगी? तो जैसे अपन आज 9 तारीख की बात कर रहे हैं तो हो सकता है छोटा कोष्टक 9 6 2 0 2 1, ये एक मैट्रिक्स है। ये पहली पंक्ति, ये दूसरी पंक्ति, ये तीसरी पंक्ति, ये पहला कॉलम और ये दूसरा कॉलम। कॉलम का मतलब स्तंभ। यदि अपन बड़े कोष्टक में इसको लिखेंगे तो 9 6 2 0 2 1 ऐसा भी इसको लिख सकते हैं, 9 6 2 0 2 1, राइट है। लेकिन 12वीं क्लास में अपन कौन से कोष्टक का इस्तेमाल करेंगे? बड़े कोष्टक का। छोटे कोष्टक और विशेष प्रकार का ब्रैकेट। एक अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे जब फ्यूचर में आप कभी पढ़ेंगे कि जब अपन मैट्रिक्स को एक विशेष प्रकार के ब्रैकेट में बंद करेंगे तो इस ब्रैकेट का नाम क्या है? तो याद रहे इस ब्रैकेट का कोई नाम नहीं होता, तभी इसको बोला गया है विशेष प्रकार का ब्रैकेट। यदि इस ब्रैकेट का नाम होता तो जैसे मैंने लिखा है छोटा कोष्टक, तो छोटा कोष्टक मैंने बना दिया क्योंकि इसका नाम है, इसका सिंबल है, इसको लिखेंगे कैसे? यदि इसका नाम होता तो मैं यहां विशेष प्रकार नहीं लिखता, केवल इस ब्रैकेट के पहले उसका नाम लिखता मैं, उसके बाद में उसका सिंबल बनाता। आगे अपन बात करेंगे कि ये तो अपन ने समझ लिया कि मैट्रिक्स एक आयताकार व्यवस्था है संख्याओं या फिर फलनों की, क्योंकि आप सभी जानते हैं 10th क्लास तक अपन हमेशा संख्याओं की बात करते हैं, 10th के बाद में संख्या और फलनों दोनों की बात करते हैं। संख्याओं का मतलब मैं वापस रिपीट कर रहा हूं, सभी संख्याएं कौन सी होती हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर, सम्मिश्र संख्याएं। आप कहेंगे सर वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या भी एक सम्मिश्र संख्या होती है। अब अपन पढ़ेंगे कि मैट्रिक्स के अंदर ये जो लिखा हुआ है 9 6 2 0 2 1 ये क्या है? तो हमेशा याद रखना, जब कोई भी मैथमेटिक्स हो चाहे अपन दैनिक जीवन में कहीं भी बात करें, कोई भी चीज जब कंप्लीट होती है, जिन चीजों से कंप्लीट होती है उनको हमेशा बोलते हैं एलिमेंट। एलिमेंट का अर्थ होता है अवयव। जैसे अपन साइंस की बात करें तो जैसे आवर्त सारणी में आप सभी आवर्त सारणी जब कंप्लीट होती है तो उसके अंदर तत्व होते हैं, राइट? हाइड्रोजन जो भी है वो सभी क्या है? वो सभी एलिमेंट हैं, क्योंकि उन सबसे आवर्त सारणी बनी है। मैट्रिक्स किन से बनी है? मैट्रिक्स का मतलब आयताकार व्यवस्था। आयताकार व्यवस्था आ प्लस व्यू है, यानी आ से ही आयताकार का जो पहला जो शब्द है उसी से लिया गया है आ, और व्यवस्था का दूसरा नाम होता है व्यू है, और दोनों को जोड़कर बनाया गया है अव्यू है। आपके सामने जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है 9 6 2 0 2 1, ये किससे बनी है? ये बनी है 9 6 2 0 2 1, राइट है। तो इन सभी को अपन क्या बोलेंगे? ये सभी मैट्रिक्स के एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब अवयव। अपन मैथमेटिक्स में इसको अवयव बोलेंगे। जैसे अभी मैंने आवर्त सारणी की बात की तो वहां भी तत्व को इंग्लिश में एलिमेंट ही बोलते हैं, लेकिन वह उसका नाम थोड़ा अलग हो जाता है। जिसको अपन तत्व बोलते हैं वहां आवर्त सारणी का उसको अवयव नहीं बोलते हैं। सब दोनों में एक ही है, यहां अवयव एलिमेंट। आवर्त सारणी किससे बनी? तत्वों से। तत्व का मतलब एलिमेंट। आगे अपन बात करेंगे कि ये जो आपको दिख रहा है 9 6 2 0 2 1, ये सभी मैट्रिक्स के क्या हो गए? एलिमेंट हो गए। एक सबसे इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सोच सकते हैं कि सर आपने जो लिखा है 9 6 2 0 2 1, आपने इनके मध्य कोई भी चिन्ह नहीं लगाया। तो याद रहे मैट्रिक्स के जब भी अपन अवयव लिखेंगे, इसका एक दूसरा नाम और होता है प्रविष्टियां, जो अभी आगे एक पॉइंट में आ जाएगा। 9 6 2 0 2 1 ये सभी प्रविष्टियां भी हैं, क्योंकि मैट्रिक्स के अवयव या मैट्रिक्स की प्रविष्टियां दोनों एक ही चीज है, लेकिन प्रविष्टियां थोड़ा लंबा नाम है तो अपन उसको अवयव बोलेंगे, वो ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो मैं चिन्ह की बात कर रहा था
कि जो भी अवयव लिखे हैं 962021 इनके मध्य मैंने किसी भी चिन्ह का इस्तेमाल नहीं किया है। तो याद रहे मैट्रिक्स के जब भी अपन अवयव लिखेंगे इनके मध्य किसी प्रकार का कोई चिन्ह नहीं लगाते हैं। आप कहेंगे सर कोमा का चिन्ह, बिल्कुल भी नहीं लगाते हैं। तो गलती से जब भी आप किसी भी मैट्रिक्स को लिखें तो उनके बीच में कोमा का चिन्ह मत लगा देना, यानी पेंसिल की जो नोक है वो भी इसके बीच में ऐसे मत रख देना। चलो आगे बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट है मैट्रिक्स संख्याओं। संख्याओं का मतलब वास्तविक और कॉम्प्लेक्स। मैं वास्तविक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ज्यादातर अपन वास्तविक संख्याओं की बात करते हैं, बाकी याद रहे सभी वास्तविक संख्याएं कॉम्प्लेक्स नंबर भी होती हैं। या फलनों, जितने भी फलन हैं जो मैंने आपको 11वीं क्लास में बताए थे, चाहे ट्रिग्नोमेट्री हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, वो मैट्रिक्स के अंदर हो सकता है। अब जैसे आप कहेंगे सर एग्जाम्पल के तौर पे बताइए, तो जैसे मैं आपके सामने एक मैट्रिक्स लिख रहा हूं, जैसे मैं लिखूं sin x cos x e की पावर x tan x x स्क्वायर और x माइनस 1, ये एक मैट्रिक्स हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। sin x cos x tan x e की पावर x x स्क्वायर x माइनस 1, ये सभी फलन हैं। और मैट्रिक्स के अंदर संख्याएं भी हो सकती हैं और फलन भी हो सकते हैं। फलन जितने भी होते हैं मैथमेटिक्स के अंदर, लेकिन याद रहे कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, मैट्रिक्स को अपन बात करेंगे किसनों की। कुछ फंक्शन ऐसे हैं जो मैट्रिक्स के अवयव के रूप में, अवयव का मतलब मैट्रिक्स के अंदर जो लिखे जाते हैं वो नहीं आते हैं। जो फलन नहीं आते वो आपको बता दूंगा। तो नेक्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं कि मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। विन्यास का मतलब विन्यास, व्यू है, व्यवस्था, तीनों का अर्थ एक ही होता है। इन संख्याओं या फलनों को मैट्रिक्स के अवयव या प्रविष्टियां कहते हैं। यानी मैट्रिक्स जिन संख्याओं से, जिन फलनों से मिलकर बनेगी उनको अपन क्या बोलेंगे कि वो मैट्रिक्स के अवयव है, क्योंकि उनसे वो मैट्रिक्स कंप्लीट हुई है। जो भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था आवर्त सारणी का कि वो तत्वों से कंप्लीट होती है, तो तत्व आवर्त सारणी के क्या हो गए, एलिमेंट हो गए। अब मैथमेटिक्स में आप सभी जानते हैं कि अपन किसी भी चाहे इक्वेशन को लिखें, समीकरण को लिखें, व्यंजक को लिखें, कुछ भी लिखें, उसमें हमेशा दो पक्ष होते हैं, लेफ्ट और राइट। अब एक तरफ तो जैसे मैट्रिक्स हो गई, तो दूसरी तरफ उसका सिंबल क्या होगा। यानी मैट्रिक्स कभी भी अपन लिखेंगे तो उसका सिंबल कैसे लिखेंगे अपन। तो याद रहे मैट्रिक्स को संकेत रूप में यानी सिंबल के तौर पे सामान्यतः, मैं सामान्यतः बोल रहा हूं, याद रहे सामान्यतः का मतलब होता है अधिक बार। एक जैसे सिंपल तौर पे मैं आपको कहूं अधिक बार से और भी ज्यादा बढ़िया रहेगा। अधिक बार का मतलब ज्यादातर। ज्यादातर का मतलब होता है कि अपन जहां भी इस्तेमाल करेंगे वहां मैट्रिक्स का जो सिंबल होगा वो कौन सा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर। यानी मैट्रिक्स को संकेत रूप में सामान्यतः का मतलब ज्यादातर अपन जब मैट्रिक्स को लिखेंगे अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों, बड़े का मतलब होता है कैपिटल। कैपिटल अक्षर आप सभी जानते हैं, 26 अक्षर होते हैं, ABC जो भी जेड तक है, से अपन व्यक्त करते हैं। याद रहे वैसे यहां डॉट का चिन्ह लगना चाहिए, लेकिन मैं यहां हाइफन जैसा चिन्ह लगा रहा हूं क्योंकि जिससे आपको वीडियो से दिख सके। तो इस पॉइंट को थोड़ा सा अपन ध्यान से समझेंगे कि मैट्रिक्स को संकेत रूप में सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। फिलहाल आप यहां तक समझिए और साइड में इसका जो एग्जाम्पल है वो समझिए आप। जैसे मानो मैंने आपके सामने एक मैट्रिक्स लिखी 1 0 2 -1 3 4, ये मैंने एक मैट्रिक्स लिखी। इसका जो सिंबल मैं इधर की तरफ लिखूंगा वो हमेशा कौन सा अक्षर होगा, कैपिटल। कैपिटल कोई भी अक्षर हो सकता है, ABCD जो भी आप अक्षर लिखे। लेकिन अभी आपके सामने एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर आपने सामान्यतः क्यों लिखा। जैसे मैं कभी भी मैट्रिक्स को ऐसे भी लिख सकता हूं, fx = cos x sin x माइनस sin x और cos x। तो आप देख पा रहे होंगे यहां मैट्रिक्स का जो इधर की तरफ जो सिंबल लिखा हुआ है वो अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि मैट्रिक्स को ज्यादातर अपन लिखेंगे तो उसका जो सिंबल होगा वो हमेशा कौन सा अक्षर होगा, कैपिटल, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का बड़ा अक्षर।
लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि जब भी मैट्रिक्स का सिंबल लिखा जाएगा तो वो हमेशा ही अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर होगा। हो सकता है कोई दूसरा सिंबल भी हो सकता है, जैसे आपके सामने ट्रिग्नोमेट्री जितने भी फंक्शन है जो नजर आपको आ रहे हैं, कोसेक्स, साइन एक्स, माइनस साइन एक्स, कोसेक्स, उनका सिंबल मैंने लिखा है एफ एक्स। इसका मतलब कि मैट्रिक्स के अंदर जो एलिमेंट लिखे हुए हैं उसके अंदर जो कोण आपको नजर आ रहा है, जो एंगल आपको नजर आ रहा है, वो कौन सा है? अक्स है। फिर आगे अपन बात करेंगे कि जब मैट्रिक्स का सिंबल अंग्रेजी वर्णमाला का जब कैपिटल अक्षर होगा तो मैट्रिक्स के अंदर जो अवयव है क्या वो अंग्रेजी वर्णमाला का अक्षर हो सकता है? बिल्कुल राइट। लेकिन याद रहे, लेकिन यदि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर मैट्रिक्स के अवयव के रूप में आते हैं, आप पूरे पॉइंट को ध्यान से समझिएगा, मैट्रिक्स को संकेत रूप में सामान्यतः अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से व्यक्त करते हैं। मैट्रिक्स का जो सिंबल होगा वो ज्यादातर कौन सा होगा? अंग्रेजी वर्णमाला का कैपिटल अक्षर। लेकिन यदि अंग्रेजी वर्णमाला का या अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर, क्योंकि मैट्रिक्स के अंदर एक या एक से ज्यादा आते हैं, यदि कल को ऐसा हो गया कि अंग्रेजी वर्णमाला का कोई भी अक्षर मैट्रिक्स के अवयव के रूप में आ गया, अवयव का मतलब जिनसे मैट्रिक्स बनी है, तो हमेशा याद रखना वो अक्षर हमेशा कैसे होंगे? छोटे अक्षर होंगे। यानी इसका अर्थ ये हुआ कि मैट्रिक्स के अंदर यदि कभी भी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर आ भी गए तो हमेशा आपको ऐसे नजर आएंगे, जैसे मैं लिख रहा हूं ए बी सी डी ई और एफ। यदि कल को मैं ऐसा लिख दूं कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, कैपिटल डी, कैपिटल ई और कैपिटल एफ, ऐसा कभी मैट्रिक्स नहीं हो सकता, क्योंकि मैट्रिक्स का जो सिंबल है वो ज्यादातर हमेशा कैपिटल होता है, लेकिन मैट्रिक्स के अंदर आने वाले अवयव हमेशा अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षर होते हैं। आगे अपन बात करेंगे, जिस पॉइंट की मैं बात कर रहा हूं बता चुका हूं आपको पहले कि मैट्रिक्स के जो अवयव है यानी जो एलिमेंट है वो हमेशा कौन से हो सकते हैं? वास्तविक और समिश्र संख्याएं हो सकती है। वैसे मेरे को यहां समिश्र ही लिखना चाहिए, लेकिन अपन कॉम्प्लेक्स नंबर आपने केवल 11वीं क्लास में पढ़ा है, ज्यादातर अपन वास्तविक संख्याएं ही पढ़ी हैं, तभी मैंने लिखी है यहां वास्तविक और समिश्र। बाकी आप सभी जानते हैं सभी की सभी वास्तविक संख्याएं कौन सी होती हैं? समिश्र संख्याएं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक वास्तविक संख्या को अपन a प्लस आयोटा बी के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन जब किसी भी वास्तविक संख्या को अपन a प्लस आयोटा बी के रूप में लिखेंगे तो उसका जो काल्पनिक भाग है यानी b वाला वो कितना होगा? 0। तो याद रहे मैट्रिक्स के अंदर कभी भी कोई भी एलिमेंट आप लिखोगे तो वास्तविक संख्या भी हो सकता है और समिश्र, सभी वास्तविक समिश्र है। लेकिन याद रहे मैट्रिक्स के और क्या हो सकते हैं? फलन भी हो सकते हैं। और मैथमेटिक्स के अंदर जितने भी सिंबल होते हैं जो राशियों के रूप में चूज होता है, राशियों, यानी मैट्रिक्स के अंदर कोई भी अवयव आएगा तो एक संख्या हो सकती है, सिंबल भी हो सकते हैं। सिंबल मैथमेटिक्स के अंदर बहुत सारे होते हैं, और राशियां जो अपन बोलते हैं जैसे चर राशियां, अचर राशियां, सभी उसके अंदर हो सकती हैं। लेकिन जितनी भी राशियों की मैं बात करूंगा वो सभी फंक्शन होते हैं, तो मैं बार बार राशियों का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूं, मैं केवल संख्या और फलनों की बात कर रहा हूं। तो याद रहे मैट्रिक्स के जो अवयव हैं वास्तविक और समिश्र संख्याएं हो सकती हैं। वैसे मैंने पहले आपको इसकी डेफिनेशन में बता दिया था, आपको याद हो तो देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों का एक आयताकार क्रम विन्यास है। यानी मैट्रिक्स जो आयताकार जो व्यवस्था है उसके अंदर जो अवयव के रूप में आएंगे वो संख्या भी हो सकती है और फलन भी हो सकते हैं। अगले अपन पॉइंट की बात करेंगे, जो अभी मैंने आपको मैट्रिक्स का जब एग्जांपल दिया था उस टाइम में बता दिया था कि मैट्रिक्स के अवयव लिखते समय इनके मध्य कोमा का चिन्ह नहीं लगाते हैं। कोमा का चिन्ह का मतलब जब भी अपन मैट्रिक्स को लिखेंगे तो उसके बीच में किसी भी प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। वैसे अपन ज्यादातर अपन दो चीजों को पृथक करने के लिए कोमा का चिन्ह लगाते हैं। वैसे हिसाब से मैं यदि इसकी बात करूं तो मैं ऐसा भी बोल सकता हूं कि मैट्रिक्स के जब भी अवयव लिखेंगे तो किसी भी प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उन अवयवों के मध्य पहले से जगह रहती है, तो उन चीजों को पृथक करने के लिए किसी विशेष प्रकार के चिन्ह को लगाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ज्यादातर अपन दो चीजों को पृथक करने के लिए, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश, जो भी हो, उसमें अपन कोमा का चिन्ह का इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ कोमा का चिन्ह लिखा है। बाकी आप याद रहे मैट्रिक्स के अवयव जब भी लिखेंगे, जो अंदर जो एलिमेंट आएंगे, चाहे वो संख्या हो चाहे वो फलन हो, अपन किसी भी प्रकार के चिन्ह का इस्तेमाल नहीं करते हैं। अगला पॉइंट है मैट्रिक्स संख्याओं या फलनों की एक साधारण आयताकार व्यवस्था है। यानी मैट्रिक्स जो शब्द बना है, अवयव है,
वो एक आयताकार व्यवस्था है, किसकी? संख्याओं या फलनों की। साधारण का अर्थ ये होता है कि एक सिंपल, उसको लिखने में जैसे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, कुछ एलिमेंट लिखे, उनको बड़े कोष्टक में, छोटे कोष्टक में या विशेष प्रकार के ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया, वो एक मैट्रिक्स है, एक साधारण व्यवस्था है। इसका कोई संख्यात्मक मान, सबसे बड़ी बात है कि मैट्रिक्स एक साधारण आयताकार व्यवस्था है, इसका कोई भी संख्यात्मक मान नहीं होता है। इसको मैं एक सिंपल वे में आपको समझाऊं, मैं आपको कहूं कि 10 किलोग्राम में 12 मीटर आप जोड़िए, अब नहीं जोड़ पाएंगे, क्योंकि 10 किलोग्राम एक वजन है, जो भी है, भार है, जो भी है, और एक 12 मीटर एक दूरी है। दोनों चीजें अलग अलग मात्रक में हैं, अपन दो चीजों को उनको नहीं जोड़ पाएंगे। जो सिमिलर जो चीजें हैं उन्हीं को अपन जोड़ सकते हैं। इसका अर्थ साधारण आप समझ पा रहे होंगे कि मैट्रिक्स जो एक साधारण आयताकार व्यवस्था का मतलब किसी चीज का अरेंजमेंट, उसका कोई मान नहीं होता। जैसे मैं आपके सामने कोई भी एक ऐसा लिखूं, मैंने कि मैट्रिक्स आपके सामने लिखी है 2021, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मान है। ये दोनों चीजें कभी बराबर नहीं हो सकती। जैसे मैं लिखूं 10 किलोग्राम 10 मीटर, ये दोनों कभी बराबर नहीं हो सकती। ये एक अलग मात्रक की राशि है, वो एक अलग मात्रक की राशि है। तो याद रहे, मैट्रिक्स जो है वो संख्याओं या फलनों की एक साधारण आयताकार व्यवस्था है, इसका कोई संख्यात्मक मान नहीं होता है। यदि एक तरफ मैट्रिक्स लिखी हुई है, याद रहे ये भी एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर एलिमेंट कितना है? 1, इसके बराबर में 5 लिखूं, यह गलत, क्योंकि ये एक मान है, ये क्या है कि मैट्रिक्स, और मैट्रिक्स कभी मान के बराबर नहीं होती है। मैट्रिक्स के बराबर मैट्रिक्स हो सकती है, या फिर मैट्रिक्स जो लिखी हुई है हो सकता है दूसरी तरफ उसका क्या हो? सिंबल हो, यानी एक तरफ सिंबल और दूसरी तरफ मैट्रिक्स। तो याद रहे किसी भी मैट्रिक्स के बराबर आप कोई भी वैल्यू नहीं रख सकते, राइट। बाकी अपन अगली क्लास में जानेंगे, 10 तारीख को अपन जानेंगे कि मैट्रिक्स के जो बाकी जो पॉइंट्स हैं, बाकी जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट हैं, वो नोट्स के बारे में मैं आपको बता दूंगा। बेटा याद रहे, वीडियो के साथ में आपको PDF आपको डाल दी जाएगी। तो पहले आप एक काम करना कि पहले उन नोट्स को आप लिख लेना, या फिर ऐसा काम कर लेना, एक बार वीडियो को देख लेना, फिर नोट्स लिख लेना, और उसके बाद में वापस वीडियो को देख लेना। बाकी किसी भी प्रकार का आपको ऐसा लगे कि ये चीज़ आपको समझ में नहीं आई, तो आप स्कूल के आपके पास नंबर है, या फिर मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इन पे व्हाट्सएप पे मुझे भेज देना किसी भी प्रकार की समस्या हो। दिक्कत नोट्स में आपको इतनी ज्यादा नहीं आएगी, दिक्कत जब क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, पहले मैं आपको समझाऊंगा, क्वेश्चन जब आपको निकालने के लिए दूंगा तब समस्या हो सकती है। याद रहे, सभी जब भी नोट्स आप बनाएंगे उस टाइम में हेडिंग सभी ब्लैक पेन से और बाकी काम नीले पेन से। ओके राइट डियर, बाकी अपन 10th डेट को देखेंगे 10 तारीख को। ओके।